हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभी जो रिसेंटली प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 4 के बुक से जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखा है उसमें दो टेस्ट सीरीज हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। आज जो है वो तीसरा टेस्ट सीरीज है। आज का जो कट ऑफ है वो है 67। गर्ल्स लोग और ओबीसी और SC ST के कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं वो इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा अपना कट ऑफ कम मान सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि पटना का स्थानीय समय जो है, तो पटना का स्थानीय समय जो है वो भारतीय मानक समय से आगे है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय मानक समय से आगे है। देखिए भारत का जो मानक समय है वो क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, जो कि प्रयागराज से गुजरता है। और पटना का कितना है, पटना का है 80 डिग्री 13 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो वो क्या होगा, भारतीय मानक समय से आगे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 6 अनुसूचियां हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 अनुसूचियां हैं। कुछ अधिनियम के वर्ष याद रखिएगा जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि एक याद रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था 1986 में। भारतीय वन अधिनियम अगर पूछेगा तो वो आया था 1927 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पूछेगा तो ये तो वही है 1972 वाला। और अगर जल अधिनियम, जो जल संरक्षण एवं प्रदूषण अधिनियम आया था वो आया था 1974 में। और वायु संरक्षण एवं प्रदूषण अधिनियम पूछेगा तो वो आया था 1981 में। तो ये सारा चीज़ आप लोग याद रखिएगा, अक्सर ये पूछा जाता है। कह रहा है कि किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा गया है। तो यह जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के विस्तार क्षेत्र को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र। देखिए 1988 में धुबरी से सदिया तक जो 891 किलोमीटर था उसी को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है वो घोषित किया गया है। वहीं अगर भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग की बात करते हैं तो वो है राष्ट्रीय जलमार्ग 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनसांख्यिकी संक्रमण को निम्न में से किसके रूप में वर्णित किया गया है। तो जनसांख्यिकी संक्रमण को किसके रूप में वर्णित किया गया है, इसको किया गया है एक समय के बाद समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कृत्रिम उर्वरक पहली बार शताब्दी के दौरान निर्मित किए गए थे। तो कृत्रिम उपकरण की अगर बात कीजिएगा तो कृत्रिम उपकरण जो है वो 19वीं शताब्दी के दौरान निर्मित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 19वीं शताब्दी के दौरान। देखिए प्रथम कृत्रिम उर्वरक को जो कृषि रसायनक थे एक जॉन बेनेट, उनके द्वारा 1882 में सुपर फॉस्फेट के रूप में तैयार किया गया था। और भारत का प्रथम उर्वरक खाना अगर पूछे तो वो झारखंड के सिंदरी में खुला था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कॉलिशियन हैंडबुक, इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं सबा नकवी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सबा नकवी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत योजना का आरंभ जो है वो कहाँ से किया गया था। तो आयुष्मान भारत योजना की अगर बात करते हैं तो आयुष्मान भारत योजना का जो शुरुआत है वो 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड से। आगे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षवाद और कूटनीति दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलैटरिज्म एंड डिप्लोमेसी कब मनाया जाता है। तो यह जो है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 24 अप्रैल। और ऑप्शंस की अगर बात करते हैं तो 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और 4 जनवरी को मनाया जाता है लुईस ब्रेल दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चर्च ईसाइयों से उसी तरह संबंधित है जिस तरह से सिनागोग जो है वो संबंधित है। तो देखिए चर्च जो ईसाइयों से उसी तरह, तो सिनागोग क्या है, सिनागोग की अगर बात कीजिएगा तो ये यहूदियों के पूजा घर को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यहूदियों। वहीं अगर मुसलमानों की बात कीजिएगा तो मुसलमानों में इस्लाम में मस्जिद कहा जाता है। और उसके बाद अगर हिंदू में बात कीजिएगा तो हिंदू को मंदिर कहा जाता है। सिख की बात कीजिएगा तो सिख को गुरुद्वारा कहा जाता है। और उसके बाद पारसी की बात कीजिएगा तो पारसी में अग्नि मंदिर कहा जाता है। बौद्ध में चैत्य कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है, यह आपसे पूछ रहा है। उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये बिल्कुल सही है।
फिर कह रहा है उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, तो ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ 1, 2 और 3 तीनों जो है वो सही है। उद्देशिका की बात करते हैं तो याद रखिएगा उद्देशिका जो था वो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो प्रस्तावना को संविधान सभा में पेश किए थे और फिर 22 जनवरी 1947 को संविधान उसे स्वीकार कर लिया था। प्रस्तावना में अभी तक एक बार केवल संशोधन किया गया है और जो प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आगे कह रहा है हड़प्पा संस्कृति की बस्ती दिया हुआ है और नदी जिस पर वह अवस्थित है आपको मैच करना है। हड़प्पा की बात कीजिएगा तो हड़प्पा रावी नदी के साथ मैच करेगा। हड़प्पा जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया एक प्रथम स्थल था। कालीबंगन की बात कीजिएगा तो कालीबंगन जो है वो घग्गर के साथ घग्गर नदी के साथ मैच करेगा और कालीबंगन से याद रखिएगा यहाँ से जोते हुए खेत का प्रमाण मिलता है। लोथल की अगर बात कीजिएगा तो ये बंदरगाह था, यहाँ से बंदरगाह का प्रमाण है और लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे मैच करेगा। रोपड़ की अगर बात कीजिएगा तो रोपड़ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण मिला है और यह सतलज नदी के साथ मैच करेगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए। तो यह जो है वो कब पारित किया गया था? यह किया गया था कराची अधिवेशन 1931 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कराची अधिवेशन 1931 में। कांग्रेस के कराची अधिवेशन में ही मौलिक अधिकार और आर्थिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव भी जो था वो पारित हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। वहीं अगर बात करते हैं और ऑप्शंस की तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 की अगर बात कीजिएगा तो इसकी अध्यक्षता जो है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ठीक है। लखनऊ अधिवेशन 1916 इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था और लाहौर अधिवेशन 1929 जिसकी अध्यक्षता जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। आगे कह रहा है कि जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होता है? देखिए 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कीजिएगा तो पहले घटेगा और तब बढ़ेगा, क्योंकि वाटर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक एनोमोलियस बिहेवियर ऑफ वाटर जो है वो शो करता है। मतलब 4 डिग्री सेल्सियस तक आयतन जो है वो घटता है और घनत्व जो है वो बढ़ता है। फिर 4 डिग्री सेल्सियस से आगे गर्म कीजिएगा तो फिर इसका व्यवहार जो है वो और द्रव्यों की भांति हो जाएगा और इसका आयतन जो है वो बढ़ेगा और घनत्व जो है वो घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डब्ल्यूटीओ के पहले अफ्रीकी महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो डब्ल्यूटीओ के पहले अफ्रीकी महानिदेशक का नाम है ओकोंजो इवेला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। वहीं डब्ल्यूटीओ की बात कीजिएगा तो इसकी स्थापना जो है वो 1995 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकांश सरीसृपों में से, तो अधिकांश सरीसृपों में से एक 3 कक्षीय हृदय होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 कक्षीय हृदय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बंग भंग विरोधी स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो देखिए बंगाल विभाजन की घोषणा जो हुई थी वो 16 अक्टूबर 1905 को हुई थी और 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था और 20 जुलाई 1905 को घोषणा की गई थी और उसी के बीच में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन का शुभारंभ हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 अगस्त 1905 को। स्वदेशी आंदोलन से ध्यान रखिएगा यह कलकत्ता के टाउन हॉल में शुरू किया गया था और स्वदेशी आंदोलन का विचार जो है वो सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। आगे कह रहा है कि क्रांतिकारियों के गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन जो है वो किसने किया था? तो अभिनव भारत का गठन जो है वो बीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। और कब किया गया था? 1904 में किया गया था। एक्चुअली एक इनके द्वारा पहले एक मित्र मेला नाम का था, उसी को अभिनव भारत में बदल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वाधिक प्रमुख कारण क्या है? तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वाधिक प्रमुख कारण जो है वो क्रिप्स मिशन की असफलता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिप्स मिशन की असफलता। देखिए गांधी जी के जो भारत छोड़ो प्रस्ताव था उसको कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया था और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है वो 9 अगस्त 1942 को हो गई थी और इसी आंदोलन में फिर गांधी जी जो थे वो करो और मरो का नारा भी दिए थे। आगे कह रहा है कि क्रिप्स मिशन जो है वो किस वर्ष भारत आया था? तो क्रिप्स मिशन जो आया था वो मार्च 1942। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मार्च 1942। और इसी क्रिप्स मिशन को जो मुस्लिम लीग जो था और कांग्रेस ये दोनों जो था वो अस्वीकार कर दिया था।
और गांधी जी इसी को क्या बोले थे कि यह एक पोस्ट डेटेड चेक है। आगे कह रहा है भारत में पहला फैक्ट्री कानून जो है वो किस वर्ष बना था। तो भारत में पहला फैक्ट्री कानून जो है वो लॉर्ड रिपन के समय में बना था 1881 में। ठीक है, जिसमें ये कारखाना अधिनियम जो 1881 बना था उसमें ऐसा कहा गया था कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे को काम करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था और 7 से 12 वर्ष के बच्चों को अधिकतम कार्य की अवधि जो है वो 9 घंटे निर्धारित की गई थी। फिर इसके बाद द्वितीय फैक्ट्री एक्ट आता है जो कि लैंसडाउन के शासनकाल में 1891 में आता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब आई है, तब आपका आंसर जो होगा वो होगा 1948। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 1881। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोमोफाइट्स उत्पन्न होते हैं। तो सोमोफाइट्स जो है वो बालू एवं बजरी पर उत्पन्न होते हैं। तो इसको होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल वर्षा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो अम्ल वर्षा के जनक के रूप में जाना जाता है रॉबर्ट एंगस स्मिथ को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आम आदमी पार्टी का गठन जो है वो किस वर्ष किया गया था। तो आम आदमी पार्टी का गठन जो है वो 26 नवंबर 2012 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1912 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चिलैयावाला युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था। तो यह लड़ा गया था 1849 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 1849। याद रखिएगा यह जो था वो अंग्रेज और सिख के बीच जो द्वितीय अंग सिख युद्ध था उसी के दौरान लड़ा गया था। अच्छा, प्रथम अंग सिख युद्ध कब हुआ था, वो 1845-46 के टाइम, और द्वितीय अंग सिख युद्ध जो हुआ था वो 1848-49। ठीक है, सिख की बात यहाँ आई है तो एक नाम याद रखिएगा, अमृतसर की संधि जो कि 1809 में हुआ था सिखों और अंग्रेजों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कर यानी कि टैक्सेस की कटौती के बाद व्यक्ति के पास जो उपलब्ध आय होता है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है प्रयोग के लिए उपलब्ध आय। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रयोग के लिए उपलब्ध आय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे ग्रह धरती का नाम जो है वो किस भाषा से उत्पन्न है। तो हमारे ग्रह धरती का नाम जो है वो अंग्रेजी भाषा से उत्पन्न है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी भाषा से। पृथ्वी जो है वो आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां मानव जो है वो निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27, कह रहा है भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट कौन सा है। तो भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट जो है वो GSAT-7 है, जिसको कि 30 अगस्त 2013 को गुएना स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, GSAT-7। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो सिरोसिस रोग जो है वो जिगर को प्रभावित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जिगर को। देखिए, जो इथाइल अल्कोहल होता है उसका अगर अधिक सेवन किया जाता है तो लीवर का जो आंतरिक परत है वो सड़ जाता है और इसे ही लीवर सिरोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था। तो 1947 में किसने किया था, RK मुखम सेट्टी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। वैसे अगर देखा जाए तो चार्ल्स विल्सन जो थे वो 1860 में सर्वप्रथम बजट पेश किए थे और चार्ल्स विल्सन को भारतीय बजट प्रणाली का जनक भी माना जाता है। बजट की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा अनुच्छेद 112, जिसमें कि वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा दी गई है और उसे ही बजट कहा गया है। आगे कह रहा है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था। तो पानीपत के तीसरे युद्ध की अगर बात करते हैं तो 14 जनवरी 1761, जिसमें मराठों की भारी हार हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मराठा। पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई। पानीपत के प्रथम युद्ध की बात कीजिएगा तो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और पानीपत की द्वितीय लड़ाई की बात कीजिएगा, पहला लड़ाई जो है वो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी, दूसरा 1556 में अकबर और हेमू के बीच यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच, और तीसरा लड़ाई जो है वो 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में ओलंपिक मसाल का आकार क्या था। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में ओलंपिक मसाल का आकार था चेरी ब्लॉसम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कैमूर पठार की अगर बात कीजिएगा तो यह चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चूना पत्थर। कैमूर पठार जो है वो मुख्यतः रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है।
चूना पत्थर का ये कैमूर पठार जो है, और यह पठार जो है वो सैल चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित है। आगे कह रहा है कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2021 का विषय क्या है। तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया कब जाता है, पहले तो यही ध्यान रखिएगा, 28 जुलाई को मनाया जाता है। और इस बार जो इसका थीम था वो था हेपेटाइटिस कांट वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। तो बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है भीमबाध वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भीमबाध वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना जो है वो 1976 में की गई थी। आगे कह रहा है कि नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता विधेयक 2021 जो संसद द्वारा पारित किया गया है किस अधिनियम की जगह लेगा। तो यह जो है वो प्रकाश स्तंभ अधिनियम 1927 की जगह लेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार ने सैनिक स्कूलों में ओबीसी को निम्न में से कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा किया है। तो कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा किया है, 27%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 27%। नेक्स्ट है हमारा, ये भारतीय वायुसेना ने किस विमान से हवा में लॉन्च किए जाने वाले ब्रह्मोस मिसाइल संस्करण का सफल परीक्षण किया है। तो यह किया है सुखोई 30 MKI से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चौथे सिख गुरु रामदास जी का प्रकाश पर्व मनाया गया, उनके जन्म का नाम क्या था। तो उनके जन्म का नाम था जेठा जी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जेठा। गुरु रामदास जो चौथे सिख गुरु थे, उनसे याद रखिएगा, इन्होंने ही अमृतसर नामक शहर की स्थापना किया था। आगे कह रहा है कि भारत में शंकुधारी वन जो है वो कहाँ पाए जाते हैं। तो शंकुधारी वन जो है वो हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। यह जो है वो हिमालय पर 3000 से लेकर 3700 मीटर की ऊंचाई पर शंकुधारी वन जो है वो पाए जाते हैं। शंकुधारी वन के पत्तियां जो हैं वो नोकीली टाइप से होती हैं और नीचे की ओर झुकी होती है। इस कारण से बर्फ़ जो है वो इनकी टहनियाँ जो होता है उस पर नहीं जम पाती हैं। आगे कह रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अनैमुदी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। और ये स्थित कहाँ है, ये तमिलनाडु में स्थित है। वहीं अगर हम लोग और ऑप्शंस की बात करते हैं, डोडा बेटा की अगर बात कीजिएगा तो यह नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। और अगर महेंद्रगिरी की बात कीजिएगा तो महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। आगे कह रहा है कि वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो है वो भारत में रहता है। तो विश्व की जनसंख्या का 17.5%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 17.5%। अच्छा, अगर क्षेत्रफल में पूछे तो विश्व के कुल क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल का जो अंश है वो 2.42% है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण जो है वो संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। तो यह जो है वो संविधान की 10वीं अनुसूची में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 10वीं अनुसूची। ध्यान रखिएगा, दल बदल की बात किया गया है तो 52वां संविधान संशोधन लाया गया था 1985 में, और इसी में राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य जो है वो रखा गया था। वहीं अगर हम लोग 8वीं अनुसूची की बात करते हैं तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की बात कही गई है। 9वीं अनुसूची की बात करते हैं तो इसको प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि राज्य द्वारा संपत्ति ग्रहण से संबंधित है, और वर्तमान में इसमें 284 विषय हैं। वहीं अगर 11वीं सूची की बात करते हैं तो 11वीं अनुसूची जो है वो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, मूल संविधान में थी 8 अनुसूचियां, और वर्तमान में है 12 अनुसूचियां। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पिछली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में किया गया था। तो यह किया गया था 1974 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1974 में। देखिए, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का जो परिसीमन है वो अंतिम बार 1974 में हुआ था। प्रथम परिसीमन आयोग कब बना था, वो बना था 1952 में, दूसरा बना 1962 में, और तीसरा बना 1973 में। फिर चौथी परिसीमन आयोग जो है वो 2002 में कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में बनाई गई, जिसने ही संस्तुति किया कि 1974 के आधार पर ही 2026 तक सदस्यों का आवंटन रहेगा। आगे कह रहा है कि विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्तियां जो है वो प्राप्त हैं, यह आपसे पूछ रहा है। हाँ, विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्तियां जो है वो प्राप्त है। कह रहा है विधानमंडल की बैठक बुलाना तथा उसे संबोधित करना, हाँ ये ठीक है। विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करना, ये भी है। अध्यादेश जारी करना एवं विधानमंडल से पारित विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करना, ये भी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिलेटिन का प्रयोग प्रायः आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? कोलाइड को अस्थायी करना और क्रिस्टलीकरण को रोकना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फसल चक्र को अपनाने से अगर बात करते हैं तो इससे क्या होता है कि भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें फसल चक्र का मतलब होता है कि पहले एक फसल लगा दिया गया, फिर बाद में दूसरी फसल को लगाया गया, मतलब सेम फसल जो है वो रिपीट नहीं किया जाता है, ताकि मिट्टी की उर्वरकता जो है वो बने रहे। जैसे कि पहले गेहूं लगा दिया गया, फिर उसके बाद कोई दलहन की खेती उसमें कर दी गई, यही क्या हो गया? फसल चक्र होता है। आगे कह रहा है कि कुंवर सिंह एवं अमर सिंह पुस्तक के लेखक कौन है? तो कुंवर सिंह एवं अमर सिंह पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर जटाशंकर झा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? तो वर्तमान में भारत में 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली देहरादून के बीच कितनी लंबी हरित एक्सप्रेस मार्ग जो है वो प्रस्तावित है? तो यह जो है वो कितनी लंबी है? यह जो है वो 210 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 210 किलोमीटर। आगे कह रहा है जीआई टैग प्राप्त आदिवासी गुड़िया मध्य प्रदेश के किस स्थान से संबंधित है? तो यह जो है वो मध्य प्रदेश के झाबुआ से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, झाबुआ। मध्य प्रदेश का एक और प्रोडक्ट याद रखिएगा जिसको कि जीआई टैग दिया गया है, उसका नाम है कड़कनाथ मुर्गा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण को प्रयोग में लाता है वो कौन है? तो व्यक्ति कोई भी जो है वो अवतल दर्पण का उपयोग करता है सेविंग मिरर के रूप में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। अब तो वो दाढ़ी बनाने में, सर्च लाइट में, टॉर्च में, डॉक्टरों के द्वारा, गाड़ी के हेडलाइट में, सोलर कुकर में, ये सब में अवतल दर्पण का उपयोग जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार। तो पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार देखिए, जी जो होगा वो पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होगा, और भार बराबर वेट बराबर क्या होता है? mg होता है। तो जब जी जीरो तो ये भी जीरो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बल की इकाई है। तो बल की इकाई की अगर बात करते हैं तो बल बराबर क्या होता है? फोर्स बराबर मास इंटू में एक्सेलरेशन ma। तो यहाँ से क्या होगा? केजी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, केजी मीटर पर सेकंड न्यूटन भी होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। यह वस्तु का 1/2 गुना प्रतिबिंब बनाता है। तो वास्तविक वस्तु दूरी क्या है? तो आप एक पढ़े होंगे फॉर्मूला, m बराबर एफ अपॉन में एफ प्लस यू। ठीक है, यहाँ f की वैल्यू कितना दी हुई है? 20 दिया हुआ है, और m का वैल्यू 1/2 दिया हुआ है। इसको पुट कर दीजिए तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा -20 सेंटीमीटर। तो और अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वो सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा होता है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी प्रदेश के अक्षांश को कोणीय दूरी से किस संबंध से अभिव्यक्त किया गया है? तो इसको जो है वो भूमध्य रेखा से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश जो है वो बृहत वृत्त है? तो देखिए, बृहत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश पर खींची गई भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की संकल्पना का उद्भव जो है वो सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो संविधान की संकल्पना का उद्भव जो है वो सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका का संविधान जो है वो विश्व का सबसे छोटा संविधान है। इसमें केवल जो है वो सिर्फ और सिर्फ 7 अनुच्छेद हैं, और यह जो है वो विश्व का प्रथम लिखित संविधान भी है, जो कि 1789 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन जो है वो कैसे किया जाता है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अगर बात कीजिएगा NNP की, तो वो क्या होता है? GNP माइनस में मूल्यह्रास। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, NNP = GNP माइनस में मूल्यह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गणित अनुपात का नियम प्रतिपादित किया था। तो गणित अनुपात का नियम जो है वो डाल्टन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डाल्टन के द्वारा। और इस नियम के अनुसार जब 2 विभिन्न तत्व संयोग कर या 2 या 2 से अधिक का निर्माण करते हैं तो एक तत्व का भिन्न भिन्न भार जो है वो दूसरे तत्व के एक निश्चित भार से संयोग करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मक्खन में परिक्षेपण प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम क्रमशः है। तो मक्खन में परिक्षेपण प्रावस्था जो है वो द्रव और परिक्षेपण माध्यम जो है वो ठोस है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव तथा ठोस। आगे कह रहा है कि CuSO4 5H2O में किस प्रकार के बंध जो हैं वो विद्यमान रहते हैं। CuSO4 5H2O है क्या? ये ब्लू वाइट्रोल है, जिसका उपयोग जो है कि कवकनाशी में किया जाता है। और यह जो है वो विद्युत संयोजक, सहसंयोजिक समन्वयी और उप संयोजिक बंध विद्यमान है इसमें। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कौन सा गुण जो है वो सदैव बढ़ता है, यह आपसे पूछ रहा है। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कक्षाओं की संख्या जो है वो बढ़ेगी और इसके कारण परमाणु त्रिज्या जो है वो सदैव बढ़ता चला जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, परमाणु त्रिज्या। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक्स में कितने किलो वर्ग में भार तोलन में स्वर्ण पदक जीता है, यह आपसे पूछ रहा है। तो उन्होंने जीते हैं 39 किलो वर्ग में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सरकार ने ग्राम पंचायत विकास योजना की समावेशी और समग्र तैयारी के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है। तो वो किया है सबकी योजना सबका विकास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फिश आंध्रा परियोजना जो है, फिश आंध्रा परियोजना के तहत कौन सा बैंक जो है वो राज्य भर में 100 एक्का हब स्थापित करने में आंध्र प्रदेश सरकार का समर्थन करेगा। तो यह कौन सा बैंक करेगा? यह करेगा बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पहलवान रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की किस फ्री स्टाइल श्रेणी में रजत पदक जीता है। तो ये जीते हैं 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 57 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लियोपार्ड डायरीज पुस्तक के लेखक कौन है। तो लियोपार्ड डायरीज पुस्तक के लेखक हैं संजय गुब्बी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री निम्नलिखित में से कौन है। उसका नाम है डेनिस टिटो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डेनिस टिटो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है। तो ए वाले को ए तो दिया ही जा सकता है और ओ भी दिया जा सकता है कि वो क्या है, वो तो यूनिवर्सल डोनर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ए तथा ओ ग्रुप का रक्त जो है वो इसको दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना है। तो प्लाज्मा का प्रतिशत जो है वो लगभग 55% होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 55%। और प्लाज्मा में 90% जल, 7% प्रोटीन और 0.9% अकार्बनिक लवण और फिर कुछ मात्रा में ग्लूकोज और वसा और कुछ कार्बनिक पदार्थ जो हैं वो मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुस्ती क्या है। तो सुस्ती क्या है? ग्रीष्मकाल के दौरान जो प्राणियों में पाई जाने वाली सुप्तावस्था है वो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राणी निद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो यह कौन सा कथन कह रहा है? उपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। हाँ बिल्कुल यही सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है वो क्या कहलाता है? उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए आधिकारिक प्रसारक जो थे वो कौन था। तो वो था सोनी 10 स्पोर्ट्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश की सरकार ने डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट लॉन्च करने की घोषणा किया है। तो यह किया है कनाडा की सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा की सरकार ने। आगे कह रहा है कि किस बैंक ने ऑनर फर्स्ट पहल शुरू करने के लिए भारतीय नौसेना के साथ समझौता किया है। तो यह जो है वो IDFC फर्स्ट बैंक ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, IDFC फर्स्ट बैंक। आगे कह रहा है कि नागिन झील किस राज्य में स्थित है। तो नागिन झील जो है वो जम्मू कश्मीर में। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। नागिन झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, बैरीनाग झील, बुलर झील, डल झील, ये सब जम्मू कश्मीर में है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लाल मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है वो सत्य है, यह आपसे पूछ रहा है। यह ह्यूमस में समृद्ध है, गलत है। ठीक है।
लाल मिट्टी जो है वो आयरन एवं सिलिका की बहुलता इसमें पाई जाती है और नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है इसमें। यह जो है वो पोटास में समृद्ध है, गलत है। यह लौ यौगिकों में समृद्ध है, ये बिल्कुल सही है। लाल मिट्टी में आयरन सिलिका की बहुलता होती है और इसका लाल रंग जो है वो लौ ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। फिर कह रहा है यह ज्वालामुखी उद्गम से प्राप्त की गई है, तो ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी। तो अशोक मेहता समिति जो कि गठन जनता दल सरकार के द्वारा किया गया था 1977 में, उसने ये बोला था कि द्विस्तरीय, लेकिन इसके फिर इस समिति के माना नहीं गया। फिर बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था है 1957 में, और उसी बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है वो लागू किया गया है। आगे कह रहा है कि संविधान में 52वां संशोधन के द्वारा, तो संविधान के 52वां संशोधन 1985 के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें कि दल बदल रोकने का प्रावधान किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक दल बदल को रोकने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन होता है। तो मौलिक अधिकार का संरक्षक उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय जो है वो अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी कर सकता है, और उच्च न्यायालय जो है वो अनुच्छेद 226 के तहत जो है वो रीट जारी, 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। मौलिक अधिकार की बात कीजिएगा तो मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 और अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय आय की आकलन की एजेंसी है। तो राष्ट्रीय आय की आकलन की एजेंसी है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। वही भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है वो 2019 से एनएसओ के द्वारा किया जाता है, और एनएसओ का जो गठन है वो एनएसएसओ और सीएसओ, ये दोनों को मर्ज करने के बाद 2 बिंग यूनिटों के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें किनका बाजार जो है वो अंतर्राष्ट्रीय होता है। तो सोना चांदी का बाजार हाँ अंतर्राष्ट्रीय होता है, पेट्रोल का भी होता है, दूध दही का नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों का। आगे कह रहा है उदारीकरण की घोषणा कब किया गया था। तो उदारीकरण की घोषणा जो है वो 1991 में किया गया था। उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्हीं के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 24 जुलाई 1991 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महिला एथलीट ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया है। तो महिला एथलीट ऑफ द ईयर 2020 जो है वो किनको चुना गया है, नाओमी ओसाका को चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नाओमी ओसाका को। आगे कह रहा है कि ब्रिक्स फाइनेंशियल कोऑपरेशन की बैठक किस देश की मेजबानी में हुआ। तो यह जो है वो भारत की मेजबानी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत। आगे कह रहा है भारत का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन पार्क जो है वो कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो यह जो है वो कच्छ में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कच्छ में। आगे कह रहा है वर्ष 2020 में किस झील के पानी का रंग जो है वो गुलाबी हो गया था। यह बात कर रहा है लोनार झील की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोनार झील। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैच करने के लिए शीत युद्ध की बात कीजिएगा तो यह अमेरिका बनाम सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के बीच चली थी। तो यह जो है वो किससे मैच करेगा, शीत युद्ध का अगर बात कीजिएगा तो यह मैच करेगा यूएसए बनाम सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के। धर्म युद्ध की अगर बात कीजिएगा तो धर्म युद्धकर्ता द्वारा जो इस्लाम और ईसाई के बीच लंबी अवधि तक हुआ था, तो यह धर्म युद्धकर्ता के साथ मैच करेगा। दीर्घकालीन प्रयाण की अगर बात कीजिएगा, लॉन्ग मार्च, तो यह जो है वो चीन द्वारा गणतंत्रवादी सरकार से बचने के लिए किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा मतलब ये दीर्घकालीन सरकार जो है वो माओ चीन के साथ मैच करेगा। और रूसी क्रांति की बात कीजिएगा तो ये 1917 में लेनिन के नेतृत्व में हुआ था। यह जो है वो 1917 के साथ मैच करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत के विश्व विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था। तो चिकित्सक धन्वंतरी जो थे वो किसके, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्न थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। और इनको चिकित्सा का भगवान भी धन्वंतरी को माना जाता था। आगे कह रहा है सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी जो है वो स्थित है। तो सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी हरियाणा गुरुग्राम में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा एलओसी में कब परिवर्तित किया गया था। तो एलओसी का नाम 1972 में दिया गया।
शिमला समझौता के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1972 में। उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे जुल्फिकार अली भुट्टो। इन्हीं के बीच में शिमला समझौता हुआ था 2 जुलाई 1972 को। आगे कह रहा है कि कैंसर शब्द ग्रीक में कॉर्सिनोस से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ क्या है? तो जिसका अर्थ है केकड़ा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो पराश्रयी पौधे पैरासिटिक प्लांट्स का उदाहरण है? तो वो क्या है? अमरबेल, कस्कुटा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? स्टैंडर्डाइजेशन। तो इस क्वेश्चन का जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्थरी किडनी स्टोन के गठन का कारण नहीं है, यह पूछ रहा है। अधिक पानी पीना यह नहीं है। डायबिटीज मेल्टिस है, ऑकलेट से भरपूर नट्स लेना। फिर देखिए अनियमित दैनिक जीवन, अधिक समय तक पेट को खाली रखना, पानी कम पीना, ये सब पथरी का कारण है। अधिक पानी पीना पथरी का कारण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसका PDF चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर अब पढ़ेगा इंडिया टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर आप सिंपली सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।